वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 9 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में है जो ओनली आईएएस रन कर रहा है, दैट इज प्रज्ञान फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जिसमें आप ऑल इंडिया रैंकिंग अवेल करते हैं और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। मॉक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इसमें अवेलेबल होता है। तेजस जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, इसमें 250 से अधिक घंटों के लेक्चर्स होते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, सी सेट भी है। इसके अलावा है प्रयास, इसमें टोटल ये काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। अधिक जानकारी के लिए या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि ऑपरेशन आहट के बारे में है। आहट मतलब जानकारी का लग जाना कि कुछ हो रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आहट, जिसके माध्यम से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन होगा। इसमें कुछ स्पेशल टीम्स तैयार की जाएंगी जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे रूट्स पर जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा ज्यादा होता है। यूजुअली ये खतरा ऐसी ट्रेन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो किसी बॉर्डर एरिया से होकर आते हों, वहीं से ये ट्रैफिकिंग का काम चैनलाइज किया जाता है। पार्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसे रोकने का प्रयास करेगा ये ऑपरेशन आहट। इसमें कुछ इंफ्रा और इंटेलिजेंट नेटवर्क तैयार किया जाएगा आरपीएफ के द्वारा, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम कोलेट और एनालाइज करने के लिए उन विक्टिम्स को, सोर्सेस को, रूट को, डेस्टिनेशन को और पॉपुलर ट्रेन्स को जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। सस्पेक्ट्स का पता लगाएंगे। किंग पिन्स मतलब वो लोग जो सरगना होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उन्हें धरा पकड़ा जाएगा, जिसका इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा भी किया जा सकेगा जो कुछ भी डेटा वगैरह है कलेक्ट करेंगे। जो आरपीएफ है वो एक ब्रिज की तरह वर्क करेगी सभी स्टेट्स के बीच में और मदद करेगी लोकल पुलिस की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ एक सिक्योरिटी फोर्स है, इसे आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोल सकते हैं। इसे 1957 में एक कानून के माध्यम से बनाया गया, दैट वाज आरपीएफ एक्ट ऑफ 1957। इसके माध्यम से रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इनके पास काफी अधिकार होते हैं, ये सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने लॉ को ब्रीच किया हो। ऑल्दो जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो जीआरपी के पास होती है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, आपने इनका भी नाम सुना होगा, जीआरपी की फोर्सेस होती हैं। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पर्वतमाला स्कीम के बारे में है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया कि हम नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा पर्वतमाला। इसके माध्यम से हिली एरियाज में कनेक्टिविटी को बेटर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 समिट्स हैं, ये पहाड़ियां हैं, इनके बीच का टेरेन टफ होगा और यहां से यहां जाने में हो सकता है लंबा समय लग जाए जमीन के रास्ते। अब यहां पर अगर हम एक रोपवे बना देते हैं तो इस जगह से इस जगह को हम जोड़ देते हैं और यहां पर जाना आसान हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये एक इनिशिएटिव होगा, मतलब ये नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करेंगे। इससे हिली एरियाज में रोपवेज को डेवलप किया जाएगा जिसमें हम PPP मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे जिनकी लेंथ 60 किलोमीटर के आसपास होगी। ये 2022-23 में होना है। जो प्रोग्राम है वो कंजेस्टेड अर्बन एरियाज को भी कवर करेगा, वहां पर भी मोबिलिटी को इस प्रकार के रोपवेज के माध्यम से रन किया जाएगा बिकॉज जो जमीन का रास्ता है वो फिजिबल नहीं हो पाता, कन्वेंशनल मोड बहुत इफिशिएंट नहीं होते वहां पर। जो प्रोग्राम है उसे अभी राइट नाउ स्टार्ट किया जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब सस्ता पड़ता है। अब आपको महसूस होगा कि इन रोपवेज को बनाना तो काफी महंगा होता है। बिल्कुल, इन रोपवेज को बनाना महंगा होता है, लेकिन ये आपको ओवरऑल सस्ते दिखेंगे। देखिए, हिली टेरेन में ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, ठीक है। इससे लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट नहीं आती। अगर आप सड़क बनाएंगे तो जमीन का एक्विजिशन होगा, उसमें बहुत खर्चा आता है। रोपवे में जमीन का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप फ्लाईवे इस्तेमाल करें, मतलब जो हेलीकॉप्टर फेरीज होती हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं। तो आप देखिए, जमीन पर आपको जमीन खरीदना होगा और जो हेलीकॉप्टर फेरीज होती हैं बहुत महंगी होती हैं। इन दोनों के बीच में जो आपको रोपवे मिलेगा, क्योंकि इसमें जमीन का एक्विजिशन नहीं होता, दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है। वैसे तो आपको, अगर आप रोड बनाने की बात करेंगे केवल, तो आपको ये महंगा दिखेगा, लेकिन ये रोडवेज की तुलना में ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। मैंने आपको कारण बता दिया। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, ये तेजी से
ट्रेवल कर सकते हो आप, ट्रैफिक नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते हो, घूमना नहीं पड़ेगा, कई रास्ते या चौराहे नहीं पड़ेंगे, रेड लाइट्स नहीं पड़ेंगी, तो आप आसानी से पहुंच सकते हो। इन्वायरमेंटली भी फ्रेंडली है, डस्ट एमिशन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ज़मीन का इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये 3S का इस्तेमाल करता है केबल कार सिस्टम का, जिसमें ये लगभग 6000 से 8000 पैसेंजर्स को 1 घंटे में ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में है। अभी हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मार्केट रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इस करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ANN मार्केट यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मार्केट में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी 2021 से 28 के बीच में। इतने से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कुछ है जिसको 2021 से 28 के बीच में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट ये क्या है अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी कि एग्जैक्टली ANN क्या है। ANN को मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ और बताता हूं ताकि आपको ANN को समझने में आसानी हो। ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आप केवल एक वर्ड पकड़िए, दैट इज न्यूरल। ये जो वर्ड है न्यूरल, ये बेसिकली न्यूरॉन्स से निकला है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ह्यूमन ब्रेन में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं, यानी कि नर्व सेल्स होती हैं। न्यूरॉन्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट में। आप इन्हें इंफॉर्मेशन कन्वे करने वाली सेल्स बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन को ब्रेन से दूसरी जगहों पर पहुंचाने के लिए और अदर बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लाने के लिए न्यूरॉन्स इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेस या फिर केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स का जो पूरा नेटवर्क पाया जाता है, इसकी एक खास बात होती है एंड दैट इज लर्निंग प्रोसेस। मतलब ये अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता है और डेटा को कलेक्ट करके इकट्ठा करता रहता है और उस डेटा की मदद से आने वाले समय में और बेटर डिसीजंस लेता है। ये सबसे खास बात है हमारे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल सिस्टम की या न्यूरल नेटवर्क की। और ये जो पूरा न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारे ब्रेन में पाया जाता है, हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क यानी कि BNN। अगर हम इसी पूरे सिस्टम को एक मशीन में रेप्लिकेट कर दें तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। समझ में आ गया? अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा? बिल्कुल वही काम होगा जो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में होता है, यानी कि हमारे दिमाग में होता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डिसेमिनेट करना और एक्सपीरियंसेस से सीखना। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल आज हम कई सारी जगहों पे देखते हैं, जैसे कि आप सीरी का इस्तेमाल करते हैं या गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरह ही काम करते हैं। उनमें जो मशीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते रहते हैं। शुरू में उन्हें एक डेटाबेस दिया जाता है, उसी डेटाबेस पे वो काम करना शुरू करते हैं और दिन ब दिन वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जिस भी यूजर के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, उसके यूजर के डेटा को इस्तेमाल करके वो उसे और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं और बेहतर डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वर्क कर रहा है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से वर्क करता है। अभी आपको NN समझ में आ गया। अब इसी को कह रहे हैं कि 2021 से 28 के बीच में इसमें हमें फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो बात मैंने अभी आपको आसान भाषा में समझाई, वही बात यहां पर लाइन बाय लाइन लिखी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं इन ब्रीफ। ANN को न्यूरल नेटवर्क के नाम से पुकारा जाता है। ये सबसेट है मशीन लर्निंग का, जो कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम के सेंटर में होता है। सही बात है। इनका जो नाम और स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है। कैसे इंस्पायर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को और वर्क करते हैं। ये मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें केवल नंबर्स या ऑर्गेनाइज डेटा को प्रोसेस नहीं करते जैसे कि कंप्यूटर करता है। ये उससे बहुत अलग है। इनके पास जो डेटा होता है वो उसको सीखते हैं और जो एक्सपीरियंसेस इन्हें दिन ब दिन मिलते रहते हैं उनसे वो अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करते हैं। शुरू में इन्हें एक बहुत बड़ा डेटा चंक दिया जाता है जिसके जरिए वो काम करना शुरू करते हैं और इसे कहा जाता है बैक प्रोपेगेशन। हर मशीन लर्निंग में शुरुआती दौर में एक बेसिक डेटा दिया जाता है, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में या यूं कह लीजिए गूगल असिस्टेंट का भी आप इस्तेमाल करते हो, सीरी का इस्तेमाल करते हो। आप उनसे पूछिए कि आपकी फैमिली कौन है, तो बताते हैं कि हाँ इंजीनियर्स की टीम है जो मेरी फैमिली है, तो वो उसमें फीड किया गया है। बाकी वो आपकी एक्टिविटीज से भी सीखते रहते हैं। एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल आज हर जगह किया जा रहा है। इमेज प्रोसेसिंग में, कैरेक्टर रिकॉग्निशन में, फोरकास्टिंग, क्रेडिट रेटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और कई सारे फील्ड्स में हम ANN का यूज कर रहे हैं। ANN उम्मीदन आपने समझ लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कवल टाइगर रिजर्व के बारे में है। कवल टाइगर रिजर्व पहली बार बर्ड वॉक होस्ट करने वाला है 12-13 फरवरी को। सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होइएगा, बर्ड वॉक में हम चिड़ियों को नहीं चलाएंगे बल्कि इंसान चलेंगे और चिड़िया देखेंगे। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना राज्य का है, वहां पर कवल टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे 1965 में स्टैब्लिश किया गया था
और 1999 में इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट मिल जाएंगे जहां पर आपको बंबू भी दिखेंगे। फौना में आपको यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, गौर, चीता, सांभर, नीलगिरी, बार्किंग डियर, चौसिंघा, स्लोथ बियर, ये सब दिखेंगे। रिवर कदम जो कि गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसी एरिया से होकर फ्लो करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वंदे भारत ट्रेन के बारे में है। आपने इसके बारे में सुना होगा। 400 नए वंदे भारत ट्रेन को अगले 3 सालों में चलाए जाने की बात कही गई है इस बार के बजट में। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी पुकारा जाता है। ये इंडिजिनियसली बनाई गई है, सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लेस ट्रेन होती है। ये जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी, इसे मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा 2019 में। 18 महीनों का समय लगा था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस ट्रेन को बनाया गया। ये इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकती है और इसकी मदद से जो जर्नी टाइम है वो 25% से 45% तक कम हो जाता है। इसमें 16 कोच होते हैं, जिसमें 14 ऑर्डिनरी चेयर कार्स होती हैं और 2 होते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साउथ कोल ग्लेशियर के बारे में है। अभी हाल ही की नई स्टडी में यह हाईलाइट किया गया कि जो आइस है माउंट एवरेस्ट के समिट के नजदीक, वो ड्रामेटिकली श्रंक हुआ है, यानी कि कम हुआ है पिछले 3 डिकेड में, यानी कि 3 साल में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया और जो मैगजीन है, जो जर्नल है नेचर, उसमें इसे पब्लिश किया गया। अब आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि कॉल होता क्या है। ग्लेशियर्स में कॉल का मतलब मैं आपको बताता हूं। यह एक सकरा रास्ता होता है जो कि बर्फ से बना होता है। जैसे ये समिट है माउंट एवरेस्ट का और ये है माउंट होत्से। इनके बीच का ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता जहां मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए यही है कॉल। ऐसे ही रास्तों को ग्लेशियल, ये एक ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, एक स्थलाकृति है कॉल, ठीक है, जो कि बर्फ से बनती है या जो ग्लेशियर्स हैं उनसे बनती है। तो ये रास्ता जो है इसे ही कॉल कहा जाएगा। यही श्रंक हुआ है, यही बताया गया है। तो जो साउथ कोल है वो शार्प ईज्ड कोल है माउंट एवरेस्ट और होत्से के बीच में, ये दोनों के बीच में। मैंने आपको बता दिया, मैप में दिखा दिया, ठीक है। ग्लेशियर जो साइट है वो 7906 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से। ये इतनी बात है इसके बारे में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फिनटेक ओपन समिट के बारे में है। मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इनॉग्रेट किया फिनटेक ओपन समिट। फिनटेक 2 वर्ड से मिलकर बना है। फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब फाइनेंस के सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है फिनटेक। नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया फोन पे, AWS और EY के साथ इस हैकाथन के लिए, ठीक है। इस ओपन समिट के लेवल से हैकाथन नहीं है ये। इसमें रेगुलेटर्स, फिनटेक प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप कम्युनिटी एंड डेवलपर्स सभी लोग इकट्ठा होंगे और अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव्स रहे इस पूरी समिट के। हम ओपन इकोसिस्टम को एनकरेज करेंगे फिनटेक इंडस्ट्री के लिए, इनोवेशन और ग्रोथ को फोस्टर करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज्यादा इंश्योर करेंगे और जो नए मॉडल्स हैं अकाउंट एग्रीगेटर्स के या फिर फिनटेक इनोवेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये पावरथॉन 2022 के बारे में है। पावरथॉन ये काइंड ऑफ हैकाथन है। हैकाथन का मतलब ये होता है कि कई सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होते हैं, उन्हें कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और वो मिलकर उसका एक सोल्यूशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पावर मिनिस्टर RK सिंह ने वर्चुअली लॉन्च किया है पावरथॉन, मतलब पावर सेक्टर का हैकाथन है ये। इसके जरिए हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस निकालेंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलती है उसके लिए। हैकाथन काइंड ऑफ कंपटीशन होता है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ड्रॉ करता है ताकि हम क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई को इंश्योर कर सकें। इस हैकाथन में स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स यानी कि TSP, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स सभी ने हिस्सा लिया। इसमें 9 थीम्स रही। आपको सारी याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता तो सकता ही हूं एक बार। दैट इज डिमांड लोड फोरकास्टिंग, AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस रिडक्शन, मतलब जो बिजली को ट्रांसमिट करते हैं उसमें लॉस होता है बिजली का, उसे भी हम इसमें लेंगे। एनर्जी थ्रेट डिटेक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ DT डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, फेल्योर, इसका जो पूरा ट्रांसफार्मर फेल कर जाता है उसका पहले पता लगा लेना। एसेट इंस्पेक्शन, वेजिटेशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस इनहेंसमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और पावर परचेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सभी इसका हिस्सा है। रिवीजन करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की तरह ही वर्क करता है जो ह्यूमन ब्रेन में होता है। दैट्स ट्रू, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपने समझा है अच्छे से। ऑपरेशन आहट इंडियन आर्म फोर्सेस का इनिशिएटिव है, यमन से इंडियन सिटीजन्स को निकालना है, गलत, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। पर्वतमाला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, गलत, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है। कवल टाइगर रिजर्व आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में सिचुएटेड है। दैट्स ट्रू। वंदे भारत स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकती है वंदे भारत ट्रेन।
इस लाइन के लिए तो मैं यही कहूंगा कि काश ऐसा होता, ऐसा है नहीं। स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।